नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कसवा आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सी क्लास और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अच्छा, दिवस के साथ में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ में यदि कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आपको मैं साथ-साथ में इस वीडियो में कवर करवा दूँगा। अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ में इस वीडियो को आप आखिर तक देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बढ़ते हैं पहले दिवस की तरफ। आज का पहला दिवस है 4 जनवरी, विश्व लुइस ब्रेल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो ब्रेल दिवस है इसका अर्थ क्या बनता है। तो एक्चुअली में है क्या, ये जो सामने तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो शख्स है वो है कौन? ये एक फ्रांसीसी महान शिक्षक थे। एक फ्रांसीसी महान शिक्षक थे। 8 वर्ष की उम्र में इनकी आंख में एक चाकू लगता है, जिससे इनकी एक आंख की रोशनी चली जाती है और उसके कुछ समय के बाद इनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाती है। तो इसको इनको हम कह सकते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति है। और साथ में हम ये भी पढ़ रहे हैं कि एक फ्रांसीसी शिक्षक है। तो इन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था एक लिपि का, जिसको कहा जाता है ब्रेल लिपि। तो इस तस्वीर के अंदर जो पीछे आपको दिख रहा है, ये एक पेज है और इस पेज के ऊपर दानेदार जो आपको दिख रहा है, वो एक टाइप की लिपि होती है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। यानी कि जो भी नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल के द्वारा। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अब उसके बाद में आपसे ये पूछ सकता है कि 2023 के अंदर थीम क्या थी विश्व ब्रेल दिवस की? तो इस वर्ष से मिली सबसे कीमती उपहारों में से एक इस रंगीन और खूबसूरत दुनिया को देखने की क्षमता है। यह है इस साल की थीम। उसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है? अगर पूछे कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपने यकीनन नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का। आपने नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके द्वारा ही 2018 में शुरुआत की गई थी विश्व लुइस ब्रेल दिवस, यानी कि 4 जनवरी को मनाया जाएगा। अब यदि बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो ये यूएन का एक अंग है, यानी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है विश्व की लघु संसद। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्या पूछेगा आपसे? विश्व की लघु संसद किस नाम से या इस नाम से किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। उसके अलावा यदि आपसे पूछे कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना या फिर इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये डेट आपको याद करनी है, 24 अक्टूबर 1945, 1945। और यूएन काम क्या करता है? यूएन काम करता है विश्व में शांति स्थापित करना। विश्व में शांति स्थापित करना ये काम होता है यूएन का। साथ में आपको ये भी याद करना है कि यूएन का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपने नाम सुना होगा न्यूयॉर्क का, और न्यूयॉर्क है यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये भी 2023 में रिपोर्ट आई, तो उसमें बताया गया कि न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का मुख्यालय है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। काम की बात करते हैं तो विश्व में शांति स्थापित करना इसका काम है। और यूएन के सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में 193 यूएन के सदस्य देश हैं। आखिरी की बात करें तो कौन था ये? दक्षिणी सूडान था। आखिरी देश दक्षिणी सूडान था जो यूएन का सदस्य देश बनता है 2011 में। तो ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना है। तो जितनी बातें आपको मैं साथ साथ में बता के चल रहा हूँ, सारी के सारी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पढ़नी है। अगर पूछे आपसे यूएन के अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है? यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो इसका जवाब करना आपको भारत की थी, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित बनती है।
साथ में आपसे पूछे कि यूएन के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी आपको याद करना है यहाँ से। हिंदी में भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो इनसे जुड़ी कुछ बातें कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपसे अटल जी के बारे में पूछे तो सबसे पहली बात आपको याद ये करना है कि भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, इसे राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और इस टाइम पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आपको जवाब क्या करना है? सदैव अटल या फिर राष्ट्रीय स्मृति स्थल। सदैव अटल या फिर राष्ट्रीय स्मृति स्थल। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हिंदी में भाषण कब दिया गया था, तो 1977 में दिया गया था। इस टाइम पर सरकार थी मोरारजी देसाई की और अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत के विदेश मंत्री। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से वन बाय वन करके याद कर लेनी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के अंदर ही क्या होता है, 1999 के अंदर 1999 के अंदर कारगिल का युद्ध हुआ था। अब कारगिल के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। कारगिल का युद्ध इस टाइम पर हुआ था और भारत की तरफ से इस टाइम पर जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे हम कहा करते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय भारत की तरफ से चलाया गया था। एक और युद्ध आपको पता होगा, जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया, जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया तब भी भारत की तरफ से ऑपरेशन विजय को चलाया गया था। अगर पूछे आपसे कारगिल स्मृति दिवस किस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब रहेगा 26 जुलाई। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, इसको आपको याद करना है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कौन होते हैं, यानी कि वो भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं, वो भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं जिन्हें हम NRI कहा करते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत के जो है तो भारत के नागरिक परंतु विदेश में रहकर काम करते हैं, तो इन्हें हम NRI बोलते हैं। तो वैसे ही अगर पूछे आपसे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ये भारत को छोड़कर और साउथ अफ्रीका चले गए थे। भारत को छोड़कर साउथ अफ्रीका गए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिश शासन था और वहां पर थी रंग भेद की नीति। तो इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका। परंतु उसके बाद में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस से भारत के अंदर लौट आए थे। तो उनकी लौटने की खुशी में, क्योंकि अपने को पता है कि महात्मा गांधी भारत के नागरिक थे, उसके बाद में साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पर रंग भेद की नीति के खिलाफ वो लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद में महात्मा गांधी वापस से भारत के अंदर लौट के आते हैं। तो इनके आने की खुशी के अंदर 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ से आपको ये बात याद कर लेनी है। उसके अलावा अगर बात करें कि साउथ अफ्रीका के अंदर जब रहे थे महात्मा गांधी, तो इन्होंने और कौन कौन सा काम किया, इन्होंने यहाँ पर काम किया था। एक तो ये कि सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम सत्याग्रह चलाया था, सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था साउथ अफ्रीका के अंदर, ये आपको याद करना है। एक लियो टोल्स्टॉय, इसको दोबारा से रफ करके करते हैं अगेन। लियो टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की।
टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की अफ्रीका के अंदर, ये भी आपको यहाँ से याद करना है। अगर पूछे आपसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपको यहाँ से याद कर लेना है। अगर 2023 की बात करते हैं तो 9 जनवरी 2023 को मनाया गया, और इस साल की थीम क्या है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। यानी कि 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं भारत की आज़ादी को, तो अमृत काल महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और साथ में बोला है कि जो एनआरआई है, जो विदेश में रहकर भारत के लोग काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भारत की प्रगति के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर अच्छे खासे भागीदार बनते हैं। तो इसलिए इसकी थीम को रखा गया है इस प्रकार से। साथ में कहे यदि आपसे पूछा जाए कि इस साल का 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये कहाँ पर मनाया गया, तो इंदौर के अंदर ये मनाया गया था। और इसके अंदर अगर बात करें तो मुख्य अतिथि कौन थे, अगर अतिथि के बारे में आपसे पूछे तो यहाँ पर गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है भाई, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ये थे मुख्य अतिथि। और साथ में बात करें तो सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कौन है, ये है सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो ये थे यहाँ पर विशेष अतिथि, ये बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है। साथ में अगर पूछे कि जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो इनको भी एक पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा सूरीनाम का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, तो भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू को दिया गया द ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये बात भी हमको यहाँ से याद करनी है, किसने दिया है, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने दिया है, जो कि इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में विशेष अतिथि थे। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और साथ में अगर बात करें तो इस साल की थीम क्या थी, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। तो यहाँ की जो 2023 की जो बनती है थीम, वो कुछ इस प्रकार है। साथ में अगर आपसे पूछे कि भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जिसकी आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी है, तो भारत के अलावा कौन सा देश है जिसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है, तो उस कंट्री का नाम है फिजी। उस कंट्री का नाम क्या है, फिजी है। साथ में अगर आपसे पूछे कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर हिंदी बोली जाती है, तो भारत में ऐसे बैठते हैं 9 राज्य जिनमें हिंदी बोली जाती है या फिर हिंदी इनकी प्रमुख भाषा है। साथ में अगर आपसे पूछे कि हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई थी, यानी भारत के अंदर हिंदी को राजभाषा, भारत में हिंदी को राजभाषा की मान्यता, तो इसका सही उत्तर आएगा 14 सितंबर को। कौन से सन में, 1949 में, यानी संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। इसी कारण से अगर आपसे पूछे कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पढ़ रहे आप विश्व हिंदी दिवस, लेकिन 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये भी आपको यहाँ से याद करना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछ सकता है ये कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले विचार किस व्यक्ति ने दिया भारत में, तो ये बात है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बात कब की है, 1980, 1918 की है। और किसके द्वारा बोला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था, महात्मा
गांधी के द्वारा बोला गया था 1918 के अंदर कि हिंदी भारत की राजभाषा होनी चाहिए, और हिंदी के अंदर पढ़ना लिखना स्टार्ट किया गया था आधुनिक भारत में सन 1900 के अंदर। अगर पूछे प्रथम कहानी कौन सी हिंदी में लिखी गई, हिंदी में लिखी गई प्रथम कहानी कौन सी है, तो उसका नाम है इंदुमती। इंदुमती कहानी है। इसको किसने लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पढ़ लेना है। किशोरी लाल गोस्वामी, इनके द्वारा इसको लिखा गया था। उसके अलावा अगर पूछे कि हिंदी राजभाषा है तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है, तो आपको जवाब करना है संविधान का जो अनुच्छेद है 343, 343, तो ये हिंदी को राजभाषा के बारे में घोषित करता है। तो ये बात भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये दिवस जो है ये मनाया जाता है हमारे देश के महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्योट दिए हैं और इनके बहुत ही महान विचार थे। एक महान व्यक्तित्व भारत के अंदर हुए हैं। तो इस साल की जो थीम है इनकी इनकी भारत के अंदर युवा दिवस की जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। और इनका कोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे, यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे, अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो एक इनकी ये थीम काफ़ी कोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर एक इनका नारा भी दिया गया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। तो ये नारा भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही दिया गया था। अगर इन आपसे पूछे कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम हो जाएगा नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। बाद में जाके इनका नाम पड़ता है स्वामी विवेकानंद। तो ये विवेकानंद नाम किसने दिया था, तो नाम चेंज किसने किया, या फिर विवेकानंद इनको किसने बोला, विवेकानंद इनको किसने बोला है, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद बोला था। उसके अलावा अगर बात करें तो इनके द्वारा कोलकाता के अंदर, क्योंकि कोलकाता के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो इनके द्वारा कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना की गई। और साथ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगर पूछे कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। साथ में अगर बात करें इनका एक प्रसिद्ध भाषण भी कई बार आप पढ़ते हैं सुनते हैं 1893 के अंदर शिकागो, और शिकागो है यूएसए में अमेरिका में, यहाँ पर इनके द्वारा एक बेहतरीन सा भाषण दिया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। उसके बाद में 15 जनवरी थल सेना दिवस। इस बार की थीम है रक्तदान करें और जीवन बचाएं, 2023 की थीम है। साथ में अगर जल सेना दिवस की बात करते हैं तो अपने को और क्या पढ़ना है। देखो 3 तरह की सेनाएं होती है, एक थल सेना है, दूसरी नौसेना है, और तीसरी वायुसेना है। अब इनके दिवस की बात की जाए कब कब मनाते हैं, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को। नौसेना दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और अगर वायु सेना दिवस की बात करें ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। अगर पूछे आपसे कि किस प्रकार की सेना की गठन कब होता है, अगर इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो पहले बात करेंगे थल सेना दिवस के बारे में कि इनका गठन कब हुआ था। इनका गठन होता है 1 अप्रैल 1895 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। 1 अप्रैल यानी कि 1/4/1895 को थल सेना दिवस की थल सेना की स्थापना होती है। अगर बात करें नौसेना की तो इनकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को नौसेना की स्थापना होती है। अगर वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है।
तो स्थापना दिवस भी आपको यहाँ से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और इस साल बात करते हैं तो 75वां सेना दिवस मनाया गया था। थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज पांडे, तो ये भी आपको यहाँ से याद करना है, मनोज पांडे। अगर वहीं पर वायुसेना की बात करें तो विवेक राम चौधरी है, अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। अगर नौसेना की बात करें तो इनके रहेंगे आर हरि कुमार। तो 3 पॉइंट आपको ये भी यहाँ से याद कर लेने हैं। उसके बाद में 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस साल की थीम है लड़कियां आगे बढ़ो और बराबरी करो। लड़कियां आगे बढ़ो और बराबरी करो, इस साल की थीम है। साथ में अभी आपको पता है कि कल ही संविधान में 106वां संशोधन हुआ है, जिसे हम कहेंगे 106वां संशोधन 2023, जिसमें बात की गई है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी को शामिल किया गया है, एससी और एसटी को शामिल किया गया है, लेकिन ओबीसी को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। और साथ में इस संशोधन का नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अभियान। नारी शक्ति वंदन अभियान ये नाम दिया गया है। अगर पूछे कितने साल के लिए 33% आरक्षण रहेगा, तो इसकी अभी के लिए वैलिडिटी है 15 वर्ष, यानी कि 15 साल तक ये अभी रहेगा एक्टिव। उसके बाद में फिर से बिल को पास करना पड़ेगा यदि इस 33% को आगे बढ़ाना है। अच्छा, कहाँ पर या फिर किसको दिया गया है, तो लोकसभा के अंदर दिया गया है। और साथ में राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, एलए होती है, वहां पर आरक्षण देने की बात की जा रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लोकसभा के अंदर वर्तमान में 543 सीटें हैं, तो इसमें से 33% महिलाएं होगी, यानी 33/100 करेंगे तो अपने पास में आउटपुट आएगी 181, यानी कि 543 में से 181 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर इस साल के थीम की बात करें तो वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं, इस साल की थीम है। थीम भी आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। और साथ में वही, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सके और ऐसे ही नॉलेज यहाँ से प्राप्त कर सके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम देश वो कौन सा है जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया, प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए, वोट डालने का अधिकार दिया, वो कौन सा देश है, तो जवाब में रिजल्ट आएगा न्यूजीलैंड। 1893 के अंदर ये काम किया गया था। साथ में अगर पूछे कि भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब दिया गया, भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब दिया गया, तो भारत में इसका रिजल्ट रहेगा, अगर एक्ट पूछे आपसे, कानून पूछे, तो कानून रहेगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। और सबसे पहले महिलाओं ने भारत में वोटिंग की 1926 में, 1926 में। तो ये बातें आपको यहाँ से याद करनी है। साथ में अगर बात करें कि भारत के अंदर वोटिंग या वोट करने की एज कितनी है, अगर एज की बात करें तो पहले 21 साल थी, लेकिन वर्तमान में वोट डालने की एज है 18 साल। अब इसको चेंज किया गया, तो किस वर्ष कैसे चेंज किया गया, चेंज था ये 61वां चेंज संविधान में, और संविधान में 61वां चेंज हुआ 1989 में। अगर पूछे कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुआ, तो कमेटी का नाम है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में 61वां संशोधन हुआ 1989 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। यहाँ पर वोट डालने की जो उम्र एज है वो भारत में 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी, और तो वर्तमान के अंदर भी कितनी है, 18 साल है। साथ में अगर आपसे पूछे कि 21वीं सदी में, इनकी जो अभी चल रहा है 100 वर्ष की अवधि चल रही है 21वीं सदी, इसके अंदर महिलाओं को वोटिंग राइट्स किसने दिए हैं, तो वो कंट्री है सऊदी अरब। और सऊदी अरब ने किया था ये काम 2011 में। ये बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में
26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस साल की थीम है जन भागीदारी। भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में। और गणतंत्र का अर्थ क्या बनता है? यानी कि जहां पर वंशानुगत शासन ना हो, राजा का बेटा राजा ना बने। तो जिस कंट्री में जहां पर वंशानुगत शासन नहीं होता है, उस कंट्री को बोलते हैं गणतांत्रिक देश। साथ में अगर बात करें गणतंत्र दिवस 2023 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़े, तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बात याद क्या करनी है? आपको याद ये करना है कि सबसे पहली बात, ये परेड कहाँ पर होती है? गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो कहाँ पर होती है? तो ये होती है कर्तव्य पथ पर। सबसे पहली बात आपको ये पढ़नी है, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद में अगर बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि इस साल 2023 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 79वां, 79वां मनाया गया। अगर पूछे इस साल मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? मुख्य अतिथि कौन थे भारत के? तो वो थे मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ये थे इस बार भारत के मुख्य अतिथि। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आपसे पूछ सकता है कि जो सबसे पहले 1950 के अंदर भारत में जब प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस टाइम पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। प्रथम बार जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, इस टाइम पर मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के P4 प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, जिनका नाम है सुकर्णो। और सुकर्णो कौन है? जिनको कहा जाता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपिता। जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। वैसे ही अगर पूछे इंडोनेशिया के राष्ट्रपिता कौन है, तो उनका नाम है सुकर्णो। इंडोनेशिया की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी कौन सी है? वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा। तो ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। कई बच्चे अभी भी जकार्ता जॉब करते हैं, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? नुसंतारा है। ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। अगर पूछे कि 2023 वाला जो 79वां जो गणतंत्र दिवस था, तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे मिली? सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? तो वो थी उत्तराखंड की, उत्तराखंड। और जो 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, तो अग्निवीरों ने प्रथम बार इस गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था। आगे है 30 जनवरी शहीदी दिवस, मार्टियर डे, 30 जनवरी 2023। तो महात्मा गांधी को यहाँ पर नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर राष्ट्रपिता जो हमारे देश के, वो शहीद हुए थे, तो उनकी याद में यहाँ पर शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने कुछ जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस पढ़े हैं। साथ में आपको मैंने बहुत सारी बातें अन्य भी लिखवाई है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।